तो क्लास हम लोगों ने जहाँ पे की थी, बेसिकली हमने केमिकल रिएक्शंस की बैलेंसिंग सीख ली थी। हमें केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना आता है। अभी हम लोगों को बेसिकली ये पढ़ना है कि हमारे पास कितनी टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस हैं हमारे सिलेबस में। तो जैसा कि मैंने इससे पहले भी तुम लोगों को बताया था कि हम लोगों को हमारे सिलेबस में टोटल 6 टाइप की केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है, ठीक है। तो जिसमें से अगर मैं क्लासिफाई करने जाऊं तो जो पहली केमिकल रिएक्शन तुम पढ़ोगे वो रहेगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी केमिकल रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो रहेगी आप लोगों के पास कौन सी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये एक हो गई, पहली हो गई कॉम्बिनेशन, दूसरी हो गई डिकम्पोजिशन। अच्छा, तीसरी वाली जो केमिकल रिएक्शन पढ़ोगे वो रहेगा आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चौथी केमिकल रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे दैट वुड बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो हो गई वो 4 सबसे इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस जो हम लोग पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में। अब लेकिन इसके अलावा एक 5वीं और एक आपकी एक 6वीं केमिकल रिएक्शंस भी हैं। अगर मैं केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करूं तो वो 5वीं केमिकल रिएक्शन है तुम लोगों की ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जो 6वीं केमिकल रिएक्शन है वो है आप लोगों की रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। और जब ये दोनों रिएक्शंस साइमल्टेनियसली होने लगती हैं, मतलब कई ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जिनमें सिर्फ ऑक्सीडेशन होता है, कई ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जिनमें सिर्फ रिडक्शन होता है, और कई ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होता है। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपका साइमल्टेनियसली होता है उन रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों ही रिएक्शन तुम्हारी कैसी होने लगे, साइमल्टेनियसली होने लगे, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को आप नाम क्या दे देते हो, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये भी हम लोगों का सिलेबस है, इसको भी हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। किसको, दैट इज रेडॉक्स। बट 11th क्लास में रेडॉक्स पूरी तरीके से एक चैप्टर होता है, यानी कि अभी आपको सिर्फ एक बेसिक और एक फंडामेंटल मीनिंग जानना है ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन का और रेडॉक्स का। अदरवाइज जो 11th स्टैंडर्ड है उसमें ये वाली जो चीज़ है आपका रिडक्शन, ऑक्सीडेशन है ना, ये ज़्यादा और डिटेल में होती है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ डेफिनेशन जानते हैं। बट अगर मैं बात करूँ बाकी की 4 रिएक्शंस की, तो ये चारों रिएक्शंस आपको अभी सीखनी होती हैं। जब आप इन चारों रिएक्शंस को सीखते हो तब जाके आप अपनी फ्यूचर की केमिस्ट्री को, यानी कि 11th की या फिर 10th की ही आगे की केमिस्ट्री को ठीक तरीके से कर पाओगे। तो आज का देखो जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम लोग शुरू करेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। पहली रिएक्शन पढ़ेंगे, एक एक करके सारी रिएक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। अब पहले तो एक बात अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो कि जितनी रिएक्शंस मैं लिखवाऊंगी किसी भी पर्टिकुलर टाइप की, या कोई और लिखवाएगा या किसी बुक में आपको लिखी हुई मिलेगी, तो सिर्फ रिएक्शंस रियलिटी में उतनी ही नहीं होती है ना। आपकी केमिकल रिएक्शंस हर कैटेगरी की, अपनी अपनी कैटेगरी की डिफरेंट टाइप्स की बहुत सारी होती है, इनफाइनाइट। मतलब अगर तुम्हारी किताब में सिर्फ 4 रिएक्शंस लिखी है, इट डजंट मीन्स कि सिर्फ 4 ही रिएक्शन आपके सिलेबस का पार्ट है, राइट। उसमें से हो सकता है आप लोगों की जो रिएक्शन है आपकी बुक में 4 दिए हैं, किसी और की बुक में 6 दिए हैं, किसी और की बुक में सिर्फ 1 दी है, लेकिन बट रियलिटी में बहुत सारी उस पर्टिकुलर कैटेगरी की क्या होती है, रिएक्शंस होती हैं। बट हम लोगों को थोड़ी बहुत रिएक्शन जाननी है। बाकी रिएक्शंस के लिए जैसे जैसे आप फ्यूचर में केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे धीरे धीरे तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में वो चीज़ें आती जाएंगी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पहले स्टडी करते हैं, देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। तो देखो, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। इसके नाम में ही वर्ड है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि आपको बेसिकली क्या करना है, चीज़ों को कंबाइन करना है। आपको चीज़ों को क्या करना है, जोड़ना है। तो अगर मान लेते हैं आपके पास कोई रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन में आपका एम है प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या कर रहे हो, रिएक्टेंट्स लेकर आ रहे हो सकता है कई बार हम एक रिएक्टेंट लाते हैं
उस एक रिएक्टेंट को ही हम हीट करते हैं और समटाइम्स न्यू प्रोडक्ट बन जाता है, समटाइम्स, राइट। अच्छा, बट अभी उस पॉइंट पे हम लोग अपनी खोपड़ी नहीं चलाएंगे। बट मान लेते हैं आप रिएक्टेंट्स लेकर आ रहे हो, उन रिएक्टेंट्स को आप कंबाइन करवा रहे हो और वो सारे रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। मतलब आपको राइट हैंड साइड में क्या मिल रहा है, सिर्फ एक प्रोडक्ट दिख रहा है, सिर्फ एक प्रोडक्ट मिल रहा है। तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, आपको जितने रिएक्टेंट्स लाने हैं आप उतने रिएक्टेंट्स लाओ, आपको 2 लाना है 2 लाओ, 3 लाने हैं 3 लाओ, आपको 10 रिएक्टेंट्स लाने हैं आप 10 रिएक्टेंट्स लाओ। जितने भी रिएक्टेंट्स चाहिए वो सारे रिएक्टेंट्स लेकर आओ। सारे रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होके एक आपको क्या देंगे, सिंगल प्रोडक्ट देंगे। ऐसी रिएक्शंस को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी जैसे फिलहाल जो तुम्हें डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे मैं रिएक्टेंट्स यूज़ कर रही हूँ, ए और बी आपके रिएक्टेंट हैं। मान लेते हैं ये जो ए है ये मेरा क्या है, रिएक्टेंट नंबर 1, ठीक है। अच्छा, और जो बी है ये कौन है, ये है मेरा रिएक्टेंट नंबर 2। अब जब ये रिएक्टेंट 1 और जब ये रिएक्टेंट 2 आपस में कंबाइन हुए तो इन्होंने कंबाइन होके बोलो क्या बनाया, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। मुझे कैसे पता ये सिंगल प्रोडक्ट है, क्योंकि देखो अब ए और बी आपस में चिपक गए हैं। चिपक गए इन द सेंस इन दोनों के बीच में क्या हो गया है, बॉन्ड बन चुका है। बॉन्ड बन गया है का मतलब बोलो क्या होता है, बॉन्ड बन गया है का मतलब ये होता है कि अब वो एक नया कंपाउंड बना चुके हैं। वो दोनों अब अलग अलग नहीं है ना, वो दोनों क्या कर चुके हैं, एक नया कंपाउंड बना चुके हैं। वो दोनों लोग अब अलग अलग नहीं है। तो ऐसे में हुआ क्या, हमने 2 डिफरेंट रिएक्टेंट्स लिए जो कि कंबाइन होकर किस में कन्वर्ट हो गए, एक सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बट इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को लेने का ड्रॉबैक ये होता है कि एक स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सिर्फ 2 ही रिएक्टेंट्स लिए जा सकते हैं और सिर्फ उन्हीं दोनों रिएक्टेंट्स को यूज़ करके आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। ऐसा नहीं होता, आप रिएक्टेंट्स बहुत सारे ले सकते हो। अब जैसे मान लेते हैं कोई कहेगा कि उसको 2 रिएक्टेंट्स के बदले, मान लेते हैं उस इंसान ने इस तरीके से, देखो क्या लिए, टोटल आप लोगों के 5 रिएक्टेंट्स लिए, है ना। 3 एक टाइप के हैं तो इसको 5 बोलना तो गलत है, इसको हम बोलेंगे 3 एटम्स लिए उसने, ठीक है, एक टाइप के। और यहाँ पे उसने 2 एटम्स लिए एक टाइप के। सो बेसिकली यहाँ पे टोटल 5 चीज़ें आपस में कंबाइन हो रही हैं। तो प्रोडक्ट में देखो ये 5 चीज़ें क्या है, एक साथ है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन। खत्म, इतना ही था कॉम्बिनेशन। पेपर में क्या होगा, चीज़ें 2-3 तरीके से पूछी जाती हैं। या तो आपको डिफाइन करने को आएगा, डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऑब्वियस है कि उसमें क्या लिखना है, उसके नोट्स तो मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। बट दूसरी चीज़ आपको क्या पूछी जाएगी कि आपको रिएक्शंस दी होंगी बहुत सारी, उन बहुत सारी रिएक्शंस में तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा कि वो कॉम्बिनेशन है, कि वो डिकम्पोजिशन है, कि वो डिस्प्लेसमेंट है। मतलब बेसिकली उन 6 टाइप में से आपको दी हुई रिएक्शन कौन सी कैटेगरी की है। और जो तीसरी चीज़ पूछी जाएगी इस टॉपिक से, आपको रिएक्शन दे देगा और बोलेगा बताओ इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। या फिर प्रोडक्ट दे देगा और आपको बोलेगा रिएक्टेंट लिखो, ठीक है। ये कैटेगरी ऑफ सवाल इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्रिएट किए जा सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डिफाइन क्या है, सिंपल है, रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। प्रोडक्ट याद रखना सिंगल होना चाहिए। प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट साइड में आपको कोई भी प्लस दिखना नहीं चाहिए, अकेला प्रोडक्ट। अगर तुम बोलोगे कि कोई एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, जहाँ पे सी है और वो कंबाइन होकर D+E बना रहा है, तो नहीं, इसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का जो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपको सिंगल थोड़ी ना मिला है, ये आपको तो 2 प्रोडक्ट मिल गए। ऐसे में इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो कभी भी अगर तुम्हें राइट हैंड साइड में यानी कि प्रोडक्ट साइड में एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, तो अगर तुम्हें सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, आप लोगों का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है तो
यानी कि वहाँ पे कोई भी प्लस का साइन अगर नहीं है उस एक प्रोडक्ट के अलावा वहाँ पे और कोई नहीं है तो वो होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बस डन, इतनी सी कहानी थी कॉम्बिनेशन की। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। जैसे कि एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो पहला एग्जांपल बहुत ही फेमस, कि आपके पास मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस है और मान लेते हैं आपके पास ऑक्सीजन गैस है। ये दोनों कंबाइन हुई और इन लोगों ने क्या बना लिया, H2O बना लिया। पहले तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी एयर में हाइड्रोजन गैस भी होती है और हमारे एयर में O2 गैस भी होती है। बट क्या ये दोनों कंबाइन होकर वाटर बना लेती हैं क्या? नहीं बनाती। ठीक है, ये बात तो पता है ना तुम्हें कि अगर वाटर बना लेती तो हमारे वर्ल्ड में जो ये बहुत बड़ी समस्या है कि अरे करके चलो वाटर बना लेते हैं, वाटर पानी की कमी हो रही है पीने वाले पानी की, तो हम लोग तो इसी तरीके से वाटर बना के काम कर लिए होते है ना। हम इस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में आपका जो ये H2 और O2 है, ये जो H2 और O2 है, ये H2 और O2 आपकी पेपर में लिखने में तो जैसा दिख रहा है ना कि ये आपके H2 और O2 कंबाइन होकर H2O बना रही है। ठीक है, लेकिन रियलिटी में यही H2 और O2 को अगर मैं कंबाइन करने को कहूँ तो ये कंबाइन होकर H2O नहीं बनाती है, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे आप एक कैटलिस्ट नामक एक चीज़ होती है प्लैटिनम, आप उसको ऐड नहीं करते। ठीक है, यानी कि इस रिएक्शन से अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो ये रिएक्शन ऑन पेपर कहने में तो है कि H2O2 कंबाइन हो जाएगा, H2O बन जाएगा, बट रियलिटी में इस रिएक्शन में अगर आप प्लैटिनम नहीं डालोगे तो कभी भी आपका H2O नहीं बनेगा। खैर, अपन प्लैटिनम के बारे में बात नहीं कर रहे, हम लोग तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करें तो सिर्फ उसी पे कंसंट्रेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे H2 और O2, यहाँ आपके क्या है, टोटल कितने रिएक्टेंट्स हैं? यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स हैं। तो ऐसे केस में ये जो प्रोडक्ट बना, ये चेक करो क्या बना, आप लोगों का एक सिंगल प्रोडक्ट बना। तो देयरफॉर इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही इकलौती रिएक्शन है, ऐसी और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं, आप उन पे भी बातचीत कर सकते हो। जैसे एक बहुत ही प्यारी रिएक्शन है, इसको यूजुअली हम लोग लैब्स में यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए, कि आपकी जो गैस है जो किसी कंटेनर से बाहर आ रही है वो गैस आप लोगों की अमोनिया है कि नहीं है। ठीक है, अगर आपको लेट्स से अमोनिया गैस का टेस्ट करना है तो आप अमोनिया गैस की टेस्टिंग के लिए आप क्या करते हो, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का यूज़ करते हो। कैसे? देखो, मान लेते किसी पर्टिकुलर जगह में अमोनिया है या फिर मान लेते किसी पर्टिकुलर जगह पे आप लोगों का HCl है, तो दोनों के ही टेस्ट के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को यूज़ करते हैं। मान के चलते हैं ये आपका एक कंटेनर है, इस कंटेनर से ऐसे 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 बाहर फ्यूम्स आ रही हैं। आपको डाउट है कि वो जो फ्यूम्स बाहर आ रही हैं ये फ्यूम्स किसकी हैं, अमोनिया की हैं। तो आप क्या करते हो, एक ग्लास रॉड लेकर आते हो। ठीक है, एक कांच की बनी हुई हम लोग रॉड लेकर आते हैं। इस रॉड को हम लोग डिप कर देते हैं। किस में डिप कर देते हैं? HCl में। तो जब हम इस रॉड को HCl में डिप करते हैं तो इस रॉड के आजू बाजू क्या होते हैं, HCl के पार्टिकल्स होते हैं। फ्यूम्स यहाँ पे निकल रही हैं। अगर आपको डाउट है कि वो अमोनिया की फ्यूम्स हैं तो आप पता है सिंपली क्या करते हो, एक ग्लास रॉड लेते हो, उस ग्लास रॉड को डिप कर लेते हो HCl में और उस ग्लास रॉड को यहाँ पे जाकर उस जहाँ से फ्यूम्स निकल रही हैं आप उसके सामने रख देते हो। तो अगर आपने ऐसा किया और आपके करते बराबर मान लेते हैं वाइट कलर का आपको क्या दिख रहा है, लेट्स से धुआं धुआं टाइप का, जैसे अपन घर में अगरबत्ती जलाते हैं या धूप जलाते हैं तो कैसे वाइट 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 लेट्स से क्रिएट हो जाता है। तो उस तरीके का वाइट कलर की फ्यूम्स अगर आपको दिख गई, वाइट कलर की फ्यूम्स, तो समझ जाना कि वो गैस कन्फर्मली जो निकल रही थी, पहली बात तो वो इनविजिबल गैस थी। अगर वो पहले से वाइट कलर की होती तो हम लोग कह देते कि हाँ कहीं के अमोनिया ही होगी, बट नहीं, आपने वहाँ पे वाइट कलर की फ्यूम्स दिखी तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि हाँ वो अमोनिया गैस है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब भी हम लोग अमोनिया को यानी अमोनिया गैस को रिएक्ट करवाते हैं आपके HCl के साथ, तो ये दोनों रिएक्ट करके बनाती हैं अमोनियम क्लोराइड, है ना। और ये जो अमोनियम क्लोराइड होता है ये एक्चुअली वाइट कलर का होता है, जिसकी वजह से वो
फ्यूम्स आपको कैसी दिखने लगती हैं, वाइट। और हम लोग कहते हैं कि हाँ, यानी कि अमोनिया HCl के साथ रिएक्ट कर गया, और अगर अमोनिया HCl के साथ रिएक्ट कर गया है इट मीन्स दैट कि आपकी जो रिएक्शन है वो कंफर्म हुई है, और कंफर्म हुई है मतलब वहाँ पे अमोनिया गैस है। सो देखो यहाँ पे आप लोगों ने कितने रिएक्टेंट्स लिए हैं, चेक करिए। यहाँ पे आपके पास टोटल कितने रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स हैं, लेकिन राइट हैंड साइड में आपके पास प्रोडक्ट कितना है, आपके पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है। तो देयरफॉर इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे एक बहुत ही प्यारा सा और फेमस सा एग्जाम्पल कि कार्बन प्लस O2, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आपका CO2 बनाएंगे। अब देखो कार्बन कहाँ से आता है, जैसे हम कहते हैं ना कि कार्बन प्लस O2 मिलके CO2 बनाएंगे, आता कहाँ से यार ये कार्बन। तो आपका जो कार्बन होता है वो कोयला जानते हो ना, कोल बेसिकली एक कार्बन है। हाँ, आप कहोगे डायमंड, तो यस, डायमंड भी आप लोगों का क्या है, कार्बन है। अगर मैं कहूँगी ग्रेफाइट, जो तुम्हारी पेंसिलों में होती है लीड, है ना, दैट ग्रेफाइट, ये भी आपका एक कार्बन है। एक और होता है जिसको आप अभी आगे की क्लासेस में सीखोगे, वो होता है C60 बकमिंस्टर फुलरीन, है ना, ये भी आपका कार्बन है। तो बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें 100% किससे बनी हुई होती हैं, कार्बन एटम से बनी हुई होती है। बहुत सारे कार्बन एटम्स होते हैं इन सबके अंदर, बट उन सबके अरेंजमेंट अलग अलग होते हैं, इसीलिए चारों लोग भी अलग अलग हैं। यानी कि कोयला सोचो जलने पे कितनी अच्छी हीट प्रोड्यूस करता है, बट आपका जो ग्रेफाइट है वो अपन उससे लिखते हैं। डायमंड ज्वेलरी के फॉर्म में यूज होता है, इवन डायमंड तो दुनिया का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल भी है। तो उनके अंदर कार्बन एटम्स किस तरीके से अरेंज हो रहे हैं, उस तरीके की वजह से बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों का क्लासिफिकेशन हो जाता है कार्बन का, ठीक है, विभिन्न प्रकारों में। बट इनडायरेक्टली सभी के अंदर एक ही चीज होती है, कार्बन। अगर O2 हम किसी चीज को देते हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर चीज को O2 देने का मतलब होता है आप उस पर्टिकुलर चीज का क्या करवा रहे हो, बर्निंग करवा रहे हो, या फिर उस पर्टिकुलर चीज का आप क्या करवा रहे हो, कंबशन। जैसे अगर मुझे बोलना है डायमंड का कंबशन, तो मैं डायमंड की जगह क्या लिखूंगी, सिर्फ कार्बन, और कंबशन की जगह मैं क्या लिखूंगी, O2, क्योंकि कंबशन आपने शायद लोअर स्टैंडर्ड में ये चीज प्रूव भी की होगी कि ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करता है, ऑक्सीजन के बिना कंबशन नहीं होती है, वगैरह वगैरह टाइप की चीजें, ठीक है। तो ऐसे केस में हम O2 लिखेंगे उसकी जगह, और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो वहां पे क्या बनता है, CO2। अब तुम चेक करो कि आपके पास रिएक्शन से पहले कितने रिएक्टेंट्स थे, रिएक्शन से पहले आपके पास कितने रिएक्टेंट्स थे, टोटल आपके पास 2 रिएक्टेंट्स थे, और आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो तो सिर्फ एक ही बना। तो सो देयरफॉर दिस रिएक्शन इज टर्म्ड एज आप लोगों की व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जब भी आप डायमंड को जलाओगे, ग्रेफाइट को जलाओगे, कोल को जलाओगे, या C60, अच्छा 60 का 0 ऊपर चला गया, बकमिंस्टर फुलरीन को जलाओगे, तो ये सारी किस कैटेगरी में आपकी आएंगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में आएगी, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में ये सारी चीजें क्या होती हैं, आप लोगों की आती हैं। सो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि जब बहुत सारे रिएक्टेंट्स, नॉट 2, मैं सिर्फ 2 रिएक्टेंट ले रही हूँ, डजंट मीन्स कि सिर्फ 2 रिएक्टेंट, बहुत सारे रिएक्टेंट्स जब कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन होकर जब प्रोडक्ट बनाते हैं, तो एक सिंगल प्रोडक्ट जो बनता है उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन। अब देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन जो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, उस इलस्ट्रेशन को डायरेक्टली पूछा जाता है किस फॉर्म में, रिएक्शन के पहले। तो देखो उस इलस्ट्रेशन को डायरेक्टली रिएक्शन के फॉर्म में पूछा जाता है, यानी कि रिएक्शन आपको लिखनी होती है, ठीक है। दूसरा, उस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन को ऑब्वियस है बैलेंसिंग के फॉर्म में पूछा जा सकता है, उस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन को गिव रीजन के फॉर्म में पूछा जा सकता है, उस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन को MCQ के फॉर्म में पूछा जा सकता है, उस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन को आप क्या कर सकते हो, किसी भी प्रकार के स्टेटमेंट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। इतना इंपॉर्टेंट है ये वाला पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है। क्या है देखते हैं इस रिएक्शन में। हमने इस क्लास से पहले एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक वाली क्लास की थी। उस क्लास में हम लोगों ने बेसिकली क्या किया था, एक्सोथर्मिक क्या होते हैं, एंडोथर्मिक क्या होते हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमारी बातचीत हुई थी, राइट। तो अगर उसी पर्टिकुलर क्लास को मैं अभी आगे कंटिन्यू करूं, तो तुमको एक बात तो अच्छे से वहां पे बताई गई थी कि आपके पास एक
पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है नोन एज चूना, है ना, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में कहते हैं लाइम, और जिस लाइम का फॉर्मूला होता है CaO। अगर आप उस चूने में पानी ऐड करते हो, पानी यानी कि बोलो कौन, वाटर, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपका H2O, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, चूने वाला पानी। ऑब्वियसली अगर शक्कर में पानी मिक्स करोगे तो शक्कर वाला पानी, नमक मिक्स करोगे तो नमक वाला पानी, तो ये क्या बन जाता है, ये चूने वाला पानी बन जाता है। क्या बन जाता है, चूने वाला पानी। तो इसको इंग्लिश भाषा में कहा जाता है लाइम वाटर। ठीक है, ऑब्वियस है कि लाइम प्लस वाटर इक्वल टू लाइम वाटर, और इस पर्टिकुलर चीज का फॉर्मूला होता है आप लोगों का CaOH2। अगर मैं इसके केमिकल नेम के बारे में बात करूं, मतलब केमिस्ट्री में इसको लाइम वाटर के अलावा आप किस नाम से जानते हो, तो CaO को कहा जाता है, Ca मतलब कैल्शियम, एक ऑक्सीजन है इसीलिए ऑक्साइड, और जो आपका CaOH2 है उसमें Ca यानी कि कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, और OH यानी कि बोलो कितना, हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी, याद करो, आप लोगों के एक्सोथर्मिक में मैंने बताया था इस रिएक्शन में इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी इवॉल्व होती है कि इस पर्टिकुलर हीट एनर्जी में आपकी जो अगर लोहे की बाल्टी भी आप ले रहे हो तो वो लोहे की बाल्टी भी बेसिकली आपकी क्या हो जाती है, आप लोगों की खराब हो जाती है आफ्टर वेरियस रिएक्शन। जब आप बार बार रिएक्शन करते हो तो हर बार रिएक्शन के होने की वजह से क्या होता है, चूने की बाल्टी से इतनी ज़्यादा हीट की वजह से बाल्टी तक खराब हो जाती है। तो देयरफॉर ये हमने पढ़ा था कि ये रिएक्शन आप लोगों की क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बट फिलहाल हम लोग एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पढ़ने तो बैठे नहीं है, तो इस रिएक्शन को यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि ये रिएक्शन भी आप लोगों की कॉम्बिनेशन है। देखो ये दो आपके अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं, ये दो रिएक्टेंट्स आप लोगों के क्या हुए, कंबाइन हुए, और यहाँ से कंबाइन होकर उन्होंने क्या किया, एक सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। सो देयरफॉर दिस रिएक्शन इज टर्म्ड एज व्हाट, आप लोगों की एंडोथर्मिक, सॉरी दिस रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, आप लोगों की कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है, एक तो एक्सोथर्मिक के वक्त पूछ लिया जाता है, गिव वन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या फिर कई बार पूछ लिया जाता है व्हाट विल हैपन इफ यू ऐड वाटर टू द लाइम, या फिर सीधा सीधा कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर। तो आपको पता होना चाहिए लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो ये बातचीत, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, अब क्योंकि हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो एक काम करते हैं, इसी पर्टिकुलर टॉपिक को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। कैसे एक्सटेंड करते हैं, मान लो आप लोगों के पास है चूने वाला पानी, ठीक है, लेट अस इमेजिन हम लोगों के पास क्या है, चूने वाला पानी है। अब वो जो चूने वाला पानी आपके पास है, उस चूने वाले पानी में आपने फूंक मार के डाल दी CO2 गैस। तो जब आपके पास चूने वाला पानी था ना, तो आपका चूने वाला पानी काफी हद तक ट्रांसपेरेंट था, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, या फिर मैं कह सकती हूँ क्लियर सोल्यूशन था, क्लियर सोल्यूशन। कई लोगों को ऐसी फीलिंग आती है कि ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पानी के जैसा। नहीं, ट्रांसपेरेंट का मतलब ये नहीं होता है पानी के जैसा, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कोई से भी कलर का सोल्यूशन जिसके आर पार देखा जा सके। हो सकता है वो सोल्यूशन ब्लू कलर का भी हो सकता है वो सोल्यूशन रेड कलर का भी हो, बट अगर आप उसके आर पार देख सक रहे हो, अगर अपनी टेस्ट ट्यूब में आप उस सोल्यूशन को रखते हो और उस सोल्यूशन के आर पार अगर आप देख पा रहे हो, तो वो आपका बेसिकली क्या कहलाता है, क्लियर सोल्यूशन। ठीक है, तो हमारा जो चूने वाला पानी होता है, ये चूने वाला पानी कैसा होता है, एकदम क्लियर होता है। अब इस चूने वाले पानी में जब हम लोग CO2 डालते हैं, तो CO2 डालने के बाद देखो होता क्या है कि कुछ नया बनता है क्या, बिल्कुल ऑब्वियसली अगर आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो तो कुछ नया तो बनेगा। यहाँ पे आप लोगों के पास जो स्पीशीज बनती है वो क्लियर नहीं होती, वो पर्टिकुलर स्पीशीज आप लोगों की कैसी होती है, मिल्की मिल्की होती है। मिल्की मिल्की मतलब दूध के जैसी, ठीक है। या फिर अगर आप अपने पानी में चौक मिला दो तो चौक की वजह से पानी देखो कैसा हो जाता है, बस वो बहुत मिल्की होता है। तो ऐसे में वो जो प्रोडक्ट बना वो क्या था, तो जब आप चूने वाले पानी को यानी कि CaOH को मिक्स करते हो CO2 के साथ, तो वहां पे आपका प्रोडक्ट बनता है CaCO3,
CaCO3 को केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहते हैं? Ca मतलब कैल्शियम, CO3 मतलब आप लोगों का बोलो क्या? कार्बोनेट, यानी कि क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और जो पानी आपका जो पहले ट्रांसपेरेंट था या मैं कहूँ पहले क्लियर था, वो मिल्की मिल्की किसकी वजह से बनने लगता है? आपके CaCO3 की वजह से। तो पेपर में सीधा गिव रीजन पूछा जाता है कि वाई आफ्टर पासिंग CO2 गैस थ्रू लाइम वाटर इट अपीयर्स मिल्की। सीधा क्वेश्चन। तो वहां पे फिर आंसर किस तरीके से करोगे? तो वहां पे आपको जवाब देना है कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर calcium carbonate is formed and calcium carbonate is milky, hence the solution overall becomes milky। ठीक है, अब तुम यहाँ चेक करो, यहाँ कितने रिएक्टेंट्स हैं? यहाँ पे टोटल 2 रिएक्टेंट्स हैं और यहाँ प्रोडक्ट कितना है? यहाँ पे 1 प्रोडक्ट है। सो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? आप लोगों का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, जो तुम्हारे घर में मार्बल्स अगर लगे होंगे किसी के घर में, तो तुम्हें पता होगा कि वो जो मार्बल्स होते हैं ना, वो खेलने वाले कंचे नहीं, वो जो घरों में हम लोग लगाते हैं, टाइल्स वगैरह तो आजकल आने लगी, लेकिन पहले अपन मार्बल्स लगाते थे। ठीक है, हाँ, तो वो जो मार्बल्स होते हैं ना, वो इसी पर्टिकुलर चीज के बने हुए होते हैं। ये मार्बल का फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है ये? मार्बल्स का फॉर्मूला है ये होता है मार्बल्स का फॉर्मूला। ठीक है, डन, ओके। अब देखो, ये जो मैंने रिएक्शन बताई, इस रिएक्शन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। कैसे? जैसे ऊपर आपको बताया गया कि अगर आपको कभी पता लगाना है कि आपकी जो रिएक्शन है उस कंटेनर से अमोनिया गैस निकल रही है कि नहीं निकल रही, तो आप टेस्ट करके देख लो। ठीक है, आप एक ग्लास रॉड लाओ जिसमें क्या होगा? HCl होगा, है ना, और उस ग्लास रॉड का HCl जब वहां से निकलने वाली फ्यूम्स के साथ रिएक्ट करेगा और वाइट कलर का धुआं प्रोड्यूस हो जाएगा, तो हम कंफर्मली कह सकेंगे कि वो जो गैस बाहर निकल रही है वो क्या है? अमोनिया है। तो वैसे ही अमोनिया गैस के अलावा आज हम हमारी क्लास में एक और टेस्ट पढ़ने वाले हैं, टेस्ट फॉर CO2। तुम्हें याद होगा जब मैंने बायोलॉजी का भी बेसिकली क्लास ली थी रेस्पिरेशन वाली, उस वक्त भी ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया था। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो ये टेस्ट फॉर CO2 क्या है? अभी देखो, ये आप लोगों का पहला टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? जिसके अंदर आप लोगों को बेसिकली एक क्लियर सोल्यूशन देखने को मिल रहा है। कैसा देखने को मिल रहा है? क्लियर सोल्यूशन, है ना। अच्छा, ये क्लियर सोल्यूशन किसका है? दिस इज अवर चूने वाला पानी। ये क्या है? हम लोगों का चूने वाला पानी। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ चूने वाला पानी? चूने वाला पानी का फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला इज CaOH2, राइट। अच्छा, अभी फिलहाल ये कैसा है? ये आप लोगों का क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। अब हम लोगों को इच्छा हुई कि चलो इस चूने वाले पानी के अंदर किसको ऐड कर दिया जाए? CO2। तो हम CO2 गैस को ऐड करते हैं उस चूने वाले पानी के अंदर। और अगर CO2 गैस को ऐड करने के बाद वही चूने वाला पानी देखो आप लोगों का कैसा हो गया? मिल्की मिल्की सा हो गया ना, दूधिया दूधिया। तो ये दूधिया क्यों हुआ? इसका रीजन क्या है? वो एक अलग टॉपिक है जो कि अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ CaCO3। मतलब बेसिकली आपका चूने वाला पानी अब चूने वाला पानी नहीं रहा, वो क्या बन गया? CaCO3 बन गया। और CaCO3 क्योंकि खुद मिल्की कलर का होता है, इसीलिए उसका सोल्यूशन भी मिल्की कलर का है। तो बस इसी को हम लोग कहते हैं टेस्ट फॉर CO2। यानी कि अगर कल को चूने वाले पानी में लाइम वाटर डाला जाए और उसमें CO2 डाली जाए और दोनों के रिएक्ट करने के बाद यदि आपको मिल्की सोल्यूशन देखने को मिले, तो आप समझ जाइएगा कि वो पर्टिकुलर गैस कौन सी थी? CO2। मान लेते हैं मेरे टेस्ट ट्यूब में से CO2 गैस निकल रही है बाहर। मुझे डाउट है, आई एम कंफ्यूज्ड कि वो जो गैस बाहर जा रही है क्या वो सही में CO2 है कि नहीं है, मुझे चेक करना है। तो मैंने क्या किया? मैंने एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लाई, एग्जैक्टली सेम टू सेम, ऐसा हम लोग लैब में करते हैं। उस दूसरी टेस्ट ट्यूब को इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब के ऊपर फिट कर दिया और यहाँ पे अपना अंगूठा लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेरा थंब लगा दिया या अपनी उंगलियां लगा। इससे होगा क्या? दोनों टेस्ट ट्यूब को मैं पकड़ के रख सकती हूँ ना उस पर्टिकुलर जगह से। तो देखो, जो नीचे के टेस्ट ट्यूब से CO2 हमें लग रहा है कि ये CO2 है, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है CO2 हो सकता है CO2 ना हो। तो ये गैस धीरे 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 ऊपर जाएगी। अगर मैं ऊपर की तरफ एक और सेकंड टेस्ट ट्यूब नहीं लगाती तो सारी की सारी गैस भाग जाती बाहर एनवायरमेंट में, है ना। तो मैंने उस पर्टिकुलर गैस को ऊपर 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 क्या कर लिया? कलेक्ट कर लिया, है ना। मैंने सारी गैस को, नीचे से जो गैस आ रही थी वो ऊपर वाली टेस्ट ट्यूब में आके कलेक्ट हो गई।
क्योंकि यहाँ से तो आपकी टेस्ट ट्यूब क्लोज है, अब तो गैस भाग कर कहीं जा नहीं सकती। और कुछ देर बाद जब हम गैस कलेक्ट कर लेते हैं अब तुम्हारा डाउट होगा कि मैम गैस तो दिखती नहीं है तो आप कलेक्ट कैसे करते हो। एक फीलिंग आती है ना कि अच्छा अब तक तो गैस कलेक्ट हो गई होगी। फिर तुरंत हम लोग क्या करते हैं, आपकी जो ब्लू वाली टेस्ट ट्यूब है उसको उल्टा कर देते हैं, तुरंत उल्टा। ठीक है, इसको ऐसा सीधा कर लेते हैं। इसके यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी CO2 गैस है और तुरंत इसमें फटाफट एकदम स्पीड में पहले से बना हुआ इसके अंदर क्या डाल देते हैं, लाइम वाटर। इसके अंदर क्या डाल देते हैं, लाइम वाटर, और फिर शेक करते हैं। फिर आपकी टेस्ट ट्यूब को क्या करते हैं, शेक करते हैं। अगर आप टेस्ट ट्यूब को शेक किए और आपको दिखा कि उस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब के अंदर मिल्की मिल्की कलर आ गया, तो आप कहते हो कि अच्छा अच्छा ज़रूर ये चीज़ क्या है, आपकी CO2 है। तो बेसिकली CO2 गैस आपके पास या किसी कंटेनर से या किसी बीकर से निकल रही है कि नहीं निकल रही है, इस बात के लिए क्या होता है, टेस्ट होता है। ठीक है, तो यही बातचीत देखो हमने की। तो बेसिकली यही तुम्हारा टॉपिक था कि कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल। और इस कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये था आप लोगों का ये कैल्शियम वाला पार्ट। इसमें टोटल 2 रिएक्शंस थी, पहला एक्सोथर्मिक वाली और दूसरा ये मिल्की वाली। इनसे बहुत सारे गिव रीजंस क्रिएट किए जाते हैं, बहुत सारे इनसे बहुत सारे MCQs क्रिएट किए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के आप लोगों को पूछा जाता है कि यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ। अच्छा, एक और चीज़, ये जो मैंने ऊपर रिएक्शन लिखा है कि यहाँ पे CaCO3 बनता है, इसमें एक चीज़ और बनती है, सॉरी मेरा ध्यान नहीं रहा था, H2O भी बनता है, पानी भी बनता है। सो देयरफॉर दिस इज, आप लोगों का यहाँ कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, 2। अगर ये 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं इसका मतलब ये बेसिकली आपकी क्या नहीं है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों की क्या नहीं है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। ठीक है, ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि लाइम वाटर टेस्ट, इस पर्टिकुलर टेस्ट को पता है एक नाम दिया गया है, इसको क्या कहा गया है, लाइम वाटर टेस्ट। क्या लाइम वाटर टेस्ट वाली रिएक्शन एक आपकी कॉम्बिनेशन है कि नहीं है। तो हमें याद रखना है कि लाइम वाटर टेस्ट वाली रिएक्शन आप लोगों की कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, इस बात का ख्याल रखेंगे। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिल्कुल नहीं है। डन, ओके। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे एक छोटी सी चीज़ और बतानी है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से तो खैर वास्ता नहीं है उसका, बट सिंस हमने लाइम वाटर टेस्ट तक की बातचीत कर ली है तो वो तुम लोगों को पता होना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, बराबर। अच्छा, क्या है बताओ। अब आप लोगों के पास ये जो ऊपर मैंने रिएक्शन लिखवाई थी जिसमें CaOH2 बनता था, है ना, ये CaOH2। इस CaOH2 को हम क्या कहते हैं, इसको आप कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड कहते हो। ये आपका कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है। इसका एक निक नेम भी है, इसके मम्मी पापा इसको प्यार से इस नाम से बुलाते थे, स्लेग्ड लाइम। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, स्लेग्ड लाइम। अब मैंने अभी ऊपर क्या बताया कि जब आपका यही स्लेग लाइम इसके साथ रिएक्ट करता है आपके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये रिएक्ट करके बोलो क्या बनाता है, CaCO3 प्लस H2O। H2O को भूल जाओ, ये CaCO3 कौन से कलर का होता है, मिल्की मिल्की, याद रखना है ना, मिल्की मिल्की कलर का होता है, दूध के जैसा होता है। अब मान लो आपके पास ये CaOH2 है और मान के चलते हैं मैंने इस CaOH2 को दीवार में लगा दिया। हम कहते हैं ना पुराने ज़माने में चूना, पुराने ज़माने मतलब उतना भी पुराना ज़माना नहीं है, पहले लोग दीवारों में चूना पोतते थे, इवन अभी भी पोतते होंगे चूना। तो चूना पोतने का मतलब ये होता है चूने वाला पानी, वो दीवारों में क्या करते थे, चूने वाला पानी अप्लाई करते थे। चूना वाइट कलर का होता था तो ऑब्वियस है कि जो चूने वाला पानी है वो भी आपको ऐसा लगता था कि वाइट कलर का है। तब आप जब दीवारों को चूना पोत देते थे तो हमें ऐसा लगता था कि अच्छा देखो वाइट कलर की दीवार हो गई, आप चूने को सूखने दो। पेंटर लोग जो होते थे वो कहते थे आप चूने को सूखने दो। आफ्टर फ्यू डेज या फिर मैं ऐसा कहूँ आफ्टर फ्यू आवर्स आप ये देखते थे कि जो आपकी वॉल्स हैं जिसमें आपने चूना पोता था वो और ज़्यादा शाइनी हो गई, बिकम शाइनी मोर। मतलब जब आपने चूना पोता था तब उतनी शाइनी नहीं थी और अब और शाइनी हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आप किसी भी वॉल पर चूना पोत देते हो, लेट्स से ये आपकी वॉल है,
इस वॉल पे आप चूना पोत कर चले गए, चूना पोत के चले गए मतलब आप इस पे CaCO3 लगा के चले गए, सॉरी आप इस पे क्या लगा के चले गए, CaOH होल ट्वाइस 2, CaOH होल ट्वाइस 2 आप इस पे लगा के चले गए। अब हमारे एटमॉस्फेयर में सोचो कितनी सारी CO2 गैसेस हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में सोचो कितनी सारी CO2 गैसेस हैं। तो ये CO2 गैसेस इनके साथ रिएक्ट करेंगी, ये इस तरीके से रिएक्ट करेंगी, और जब ये CO2 गैसेस इस OH होल ट्वाइस 2 के साथ रिएक्ट करेंगी तो रिएक्ट करके बोलो क्या बनाएंगी, CaCO3 बनाएंगी। और CaCO3 खुद कैसे कलर का होता है, मिल्की मिल्की कलर का होता है। तो इसी मिल्की मिल्की कलर की वजह से हम लोगों को हमारी दीवार पे क्या देखने को मिलता है, शाइनी लुक देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एज ए गिविज्म पूछा जा सकता है कि आफ्टर अप्लाइंग व्हाइट वॉश, जो कि चूना पोतने को इंग्लिश में कहा जाता है व्हाइट वॉश, व्हाई आवर वॉल्स बिकम मोर शाइनी आफ्टर फ्यू डेज या आफ्टर फ्यू आवर्स, ऐसा लेट्स से अगर पूछा गया तो हम उसमें बताएंगे कि व्हेन वी व्हाइट वॉश आवर वॉल्स वी बेसिकली अप्लाई कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये लिखेंगे द कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्रेजेंट ऑन दी वॉल्स absorb या फिर react with the CO2 from the atmosphere and due to their reaction calcium carbonate is formed which gives a shiny appearance। So ये पूरी बातचीत थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन समाप्त होता है। कल हम लोग जो नई रिएक्शन के पढ़ेंगे दैट वुड बी डिकम्पोजिशन। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक रिएक्शन जो तुमको लिखवा कर दी गई है इस पर्टिकुलर क्लास में, कई बार, अच्छा दूसरा लाइम वाटर टेस्ट, किसे लाइन कहते हैं, किसे स्लेग्ड लाइन कहते हैं, किसका फॉर्मूला क्या होता है, किसकी रिएक्शन से क्या बनता है, CO2 का टेस्ट क्या है, वो सब कुछ डन। अच्छा तीसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए, कई बार पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है कंबशन ऑफ कोल इज अ डैश रिएक्शन। तो कोल का जिसको मतलब ही नहीं पता होगा वो सोचेगा यार कोल का कंबशन मुझे नहीं पता क्या है। तो कोल एक कार्बन है, तो उसका जब कंबशन कर रहे हो यानी कि C+O2 तो CO2 ही बनेगा ना। तो ये कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। तो कोल की जगह वो घुमा फिरा के डायमंड भी पूछ सकता था, वो ग्रेफाइट भी पूछ सकता था, और वो बकमिंस्टर फुलुरीन भी पूछ सकता था। डायमंड के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में और बकमिंस्टर फुलुरीन के बारे में सब आप आगे के 3rd चैप्टर या 4th चैप्टर में आप पढ़ोगे। तो इट डजंट मीन्स ना कि 3rd या 4th चैप्टर में चीजें आएंगी तो इनको चैप्टर नंबर 1 के साथ क्लब नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर मैं पेपर सेट करने वाली हूँ तो मैं कभी इस तरीके से डायरेक्ट ना पूछूं कि C+O2 बोलो क्या बनेगा। मैं बोलूंगी राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ डायमंड। तो एक पहले तो स्टूडेंट खुद ही कंफ्यूज जाएगा, डायमंड को बर्न करने की बात कर रहे हो भैया, डायमंड कौन बर्न करता है। बट अगर लेट से किया तो आपको पता होना चाहिए डायमंड किसका बना हुआ होता है, कार्बन का। उसकी बर्निंग मतलब O2 देना, और O2 देना मतलब CO2 बना। ठीक है, ओके, फिर यहाँ रुकते हैं इसका।